Hi students, welcome to Arpit Classes YouTube channel. We will be starting our first chapter of science, that is chemical reaction. So बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आपका सिलेबस केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स में डिवाइडेड रहेगा. इस केमिस्ट्री के अंदर आपके पास 5 चैप्टर्स हैं एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ योर साइंस सिलेबस. Approximately 22 to 25 marks will be covered under this chemistry. Okay? तो हमें क्या क्या पढ़ना है केमिकल रिएक्शन में. सबसे पहला बात, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. इसे हम लोग बेसिक्स में गिनेंगे एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें डेफिनेशन आएगी केमिकल रिएक्शन का. आफ्टर दैट जैसे ही आप लोग केमिकल रिएक्शन समझ जाओगे तो आप केमिकल इक्वेशन पे आओगे और सब टॉपिक रहेगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. इसके अंदर आपको 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताए जाएंगे. आफ्टर दैट रिडॉक्स रिएक्शन एंड रेंसिडिटी एंड कोरोजन. ये रेंसिडिटी और कोरोजन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल है. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक विद केमिकल रिएक्शन. जैसे ही आप लोग एनसीईआरटी बुक खोलोगे अपना, तो आपको 4 या 5 एग्जांपल दिखेंगे रियल लाइफ पे बेस्ड. जैसा कि मैं एक लिखता हूं, फूड इज कुक्ड. खाना का बनना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है. जैसा कि मैं कुछ खाना बनाता हूँ, जैसा मिल्क प्लस टी लीव्स, क्या बनेगा? टी. लेकिन ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, बिकॉज सिर्फ चाय पत्ती और दूध मिलाने से चाय नहीं बनता है. इसमें हीट लेना पड़ेगा, जो हम लोग लिखेंगे एरो के अबाव. ठीक है. अब ये हो गया है. अब यहाँ पे आप लोग नोटिस करो, 2 चीज आपस में कंबाइन करके एक फाइनल चीज बना रहा है, टी. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल, is fermented. fermented मतलब होता है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. और यहाँ पे मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर में ये आपको कवर किया जाएगा. ठीक है. ग्रेप्स इज फर्मेंटेड, यानी कि ग्रेप को अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है. ग्रेप को जैसे ही आप फर्मेंट करोगे तो ये आपको बना देगा वाइन, जो कि होता है एक अल्कोहलिक बेवरेज. इसमें देखते हैं एक्चुअल में ये वाइन कैसे बन रहा है. तो ग्रेप के अंदर आपको पता है ग्लूकोज होता है. ये ग्लूकोज रिएक्ट करेगा ईस्ट के प्रेजेंट में, तो आपके पास बना हुआ मिलेगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है. यहाँ पे ब्रैकेट में गैस लिख दिया. तो यहाँ पे भी आप देखो, पहले क्या था, मिल्क और टी लीव बन के टी बन रहा है. यहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है इथेनॉल प्लस CO2 में. आफ्टर दैट एक लास्ट एग्जांपल देते हैं, जैसा कि एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूं. यहाँ पे क्वेश्चन लिखा मैंने, व्हाट विल हैपन इफ मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. अगर हम लोग दूध को गर्मी के समय में रूम टेम्परेचर पे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होगा. सबको पता है क्या होगा. दूध विल गेट कन्वर्टेड इनटू दही. मिल्क का बदल चुका होगा कर्ड में. ठीक है. इसको अगर और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखें तो मिल्क के अंदर भी शुगर होता है, लैक्टोज. ये कन्वर्ट हो जाता है आपका लैक्टिक एसिड में. और क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके हो एसिड क्या होता है. वैसा कोई भी चीज जो खट्टा टेस्ट करे वो एसिड होता है. अब पता चला कर्ड क्यों खट्टा होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड इन इट. ओके.
ओके, यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर अप्लाई करोगे तो ये सारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीज कंबाइन होके एक तीसरा चीज बन जाता है। जैसा मिल्क और टी लीव्स, टी बन गया, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया इथेनॉल में, मिल्क कन्वर्ट हो गया कर्ड में। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, वन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। सिंपल लैंग्वेज में अगर डिफाइन करना चाहे इसको तो केमिकल रिएक्शन इट इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट। यहाँ पे रिएक्ट वर्ड आप बहुत पहला वर्ड सुन रहे होंगे, तो केमिस्ट्री में रिएक्ट का मतलब होता है अंडरगोस केमिकल चेंज एंड फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, यानी कि दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक तीसरा सब्सटेंस बनाते हैं जो कि उन दोनों के मुकाबले कुछ अलग सा ही कंपाउंड बन जाए। जैसा कि एक एग्जांपल ले रहे हैं जो बचपन से हम लोग देख रहे हैं, वाटर का एग्जांपल, H2+O2 gives us H2O। इस एरो को हम लोग पढ़ते हैं gives you या फिर gives us। ठीक है, तो यहाँ पे देखो H2 क्या है, H2 इज अ फ्यूल। फ्यूल का काम सबको पता है, ये जलने में हेल्प करता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या काम है, नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन यानी कि जलना। एक एग्जांपल आप लोग ने देखा होगा बचपन में, ये कैंडल है, ये कैंडल है, इसको ऊपर कर देते हैं क्योंकि स्क्रीन में आ नहीं पाएगा शायद, यहाँ पे करते हैं। ये कैंडल है, और इस कैंडल को अगर हम लोग एक ग्लास से ढक देते हैं तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको ग्लास से ढक दोगे तो इसके अंदर ऑक्सीजन जा नहीं पाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ये जलना भी बंद हो जाएगा, तो कैंडल विल स्टॉप बर्निंग। ठीक है, तो ऑक्सीजन का काम क्या होता है, याद रखना, नेसेसरी फॉर कंबशन। ठीक है, और अब हमारे पास बना क्या, यहाँ पे जो बना हमारा ये है वाटर, और वाटर का क्या काम होता है, आग को बुझाना, कंबशन को बुझाना। तो आप देखो, एक फ्यूल और एक नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन यानी कि ऑक्सीजन मिल के एक तीसरा कंपाउंड बना रहा है जो कि आग बुझाने में हेल्प करेगा। तो आप देख रहे हो, ये जो फाइनल सब्सटेंस हमारा बना, ये न्यू सब्सटेंस हुआ। ठीक है, और ये टू और मोर सब्सटेंस यानी कि दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी एक भी होता है, कभी दो होता है, कभी दो से ज्यादा। तो ये दोनों रिएक्ट करके ये बन गया। तो ये केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल हुआ। अगर इसको हम लोग फॉर्मेट बनाना चाहें, जैसे कि मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, तो केमिस्ट्री में भी आता है। जैसे कि अगर मेरा एक सब्सटेंस ए है और दूसरा बी है तो ये बनेगा AB, बट केमिस्ट्री है तो एक्यूरेट वाला बनेगा। अब हमें नहीं पता कि कितना एटम ए का रहेगा और कितना एटम बी का रहेगा, तो ए के एटम के लिए मैं यूज करूंगा x और ये y। तो अभी आपको डाउट रहेगा ये x y क्या आ गया है, अलजेब्रा वगैरह। तो x y इसलिए आया है क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, और ये x y का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा अगले लेक्चर में जो भी रहेगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो ये एक एग्जांपल था। अब गौर से देखिएगा, ये पढ़ते हम लोग गिव्स यू,
गिव्स यू के इधर आता है LHS, इधर आता है RHS। लेफ्ट हैंड साइड वाले सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट और RHS वाले को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब रिएक्टेंट, इस रिएक्शन में वो दो सब्सटेंस जो आपस में केमिकली रिएक्ट कर रहा है उसे रिएक्टेंट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट का डेफिनेशन क्या बनेगा सिंपल लैंग्वेज में? दो सब्सटेंस which undergoes chemical change in a chemical reaction is called as reactant. Guys, please try to prepare your separate notes. इसलिए डेफिनेशंस वगैरह दिखाया जा रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, सिमिलरली प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होगा? वो नया सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है वही प्रोडक्ट है हमारा। द न्यू सब्सटेंस which is formed during a chemical reaction is called product। जैसा कि इस रिएक्शन में A और B हमारा रिएक्टेंट है, AXBY हमारा प्रोडक्ट है। दूसरा पॉइंट टू बी नोटेड, ऑलवेज ऑन LHS लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट को अगर कभी भी लिखना है तो लेफ्ट हैंड साइड। ऑलवेज ऑन RHS। ओके, यू कैन नोट इट डाउन नाउ। हमारी टेक्निकल टीम बोल रही है कि ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसे मैं शिफ्ट करता हूँ ऊपर। ठीक है, रिएक्टेंट को अगर जब भी लिखना होगा तो आप लिखोगे always on LHS और product always on RHS। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सबको एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे कि आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो आपको डिफरेंट दिखेंगे वहां पे एक्टिविटीज। जो एक्टिविटीज होते हैं यही एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा अच्छा एक किताब बनाने में हेल्प करते हैं। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज की वजह से ही एनसीईआरटी फेमस है और एनसीईआरटी बहुत अच्छा बुक है, प्लीज फॉलो दिस। अगर एनसीईआरटी को कोई भी बच्चा अगर ढंग से पढ़ता है एनसीईआरटी, उसे साइड बुक वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो एक्टिविटीज, यहाँ पे जैसे ही आप एक्टिविटीज पे आओगे तो आप स्टार्टिंग में ही देख पाओगे, यहाँ पे दो एक्टिविटीज तो आपको दिख ही जाएंगे। पहला वो मैग्नीशियम रिबन वाला एक्टिविटी और दूसरा आपका वो जिंक ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स मतलब होता है दाना और जिंक मतलब एलिमेंट डिनोटेड बाय Zn। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम लोग ये दोनों एक्टिविटीज भी आज ही देख लेंगे क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन के बेसिक्स पे बेस्ड है। तो पहला एक्टिविटी हम लोग पहले देखते हैं, दैट विल बी मैग्नीशियम रिबन। तो ये एक्टिविटी कहता है, बहुत ही ज्यादा VVI में यहाँ पे लिख देता हूँ। इस पे क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को टारगेट करके हम लोग ये एक्टिविटी पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज magnesium ribbon cleaned with
सैंड पेपर, प्रायर टू बर्निंग यानी कि जलने से पहले। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, सीबीएसई का फेवरेट बोल दो इसे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई इज मैग्नीशियम रिबन क्लीन विद सैंड पेपर प्रायर टू बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे सैंड पेपर से क्यों साफ करते हैं। ये सैंड पेपर क्या होता है, ये सैंड पेपर ऐसा पेपर होता है जिसका वन सरफेस स्मूथ रहेगा और सेकेंड सरफेस बहुत ही ज्यादा रफ रहेगा, ताकि हम लोग चीजों को साफ कर पाए। ठीक है, तो इसका आंसर जानने के लिए आपको 2-3 बात जानना पड़ेगा मैग्नीशियम के बारे में, जैसा कि मैग्नीशियम डिनोटेड बाय Mg इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अगर ये वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है तो इससे क्या मतलब, अगर कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका एक ही मतलब है कि उसे एटमॉस्फेयर में जो भी मिलेगा उससे वो रिएक्ट कर लेगा। जैसा कि एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो ये अगर बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम गेट्स कोटेड विद लेयर ऑफ कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट डिनोटेड बाय CO3। ठीक है, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जितने भी कार्बोनेट रहेंगे उससे वो कोट हो जाएगा। कोट का मतलब होता है लेयर। ठीक है, नाउ ये जो कार्बोनेट का लेयर होता है ये इस मैग्नीशियम रिबन को जलने नहीं देगा। अगर आप उसको हीट भी कर रहे हो, फ्लेम डाल रहे हो, तो भी वो जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा, बिकॉज ऑफ दिस कार्बोनेट लेयर। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, कार्बोनेट लेयर restricts the burning of magnesium ribbon। ठीक है, restricts का मतलब रोकना। ये कार्बोनेट लेयर जो है वो मैग्नीशियम रिबन को जलने नहीं देगा। ठीक है, अगर मैग्नीशियम रिबन को जलने नहीं देगा तो इसी कार्बोनेट लेयर को हटाने के लिए वी विल बी यूजिंग सैंड पेपर। ठीक है, now by rubbing this magnesium ribbon with a sand paper we can get rid of this carbonate layer। carbonate layer and hence magnesium ribbon will burn easily। ओके बच्चों, तो ये पहला एक्टिविटी था मैग्नीशियम रिबन वाला। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक्टिविटी को अच्छे से पढ़ना। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन पे जोड़ सकते हो, हमारे ऑफलाइन बैच का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप डाल सकते हो। ओके, अब आते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर देना। अब इसका केमिकल रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, तो मैं ये पार्ट ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला था कि जब भी बर्निंग होगा तो बर्निंग के लिए नेसेसरी क्या है, O2। ठीक है, और यहाँ पे क्या बर्न हो रहा है, मैग्नीशियम यानी कि Mg प्लस O2। क्या बनेगा, जो भी बच्चे हम लोग ने पढ़ाया था 9th में उन्हें आयंस पता होगा अच्छे से। ये मैग्नीशियम कहाँ से आ रहा है, ये सेकेंड ग्रुप से आ रहा है, बेटा मांगे कार स्कूटर वाले ग्रुप से। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। ओके, तो इसका वैलेंसी +2 होता है, सबको पता है, बहुत ही ज्यादा इजी। सेकेंड, ये ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है O सानिया से K। ठीक है, तो इसका वैलेंसी होता है -2 -2 -2 -2 -2।
आयंस का कंसेप्ट होना ही केमिस्ट्री का कंसेप्ट होता है, ठीक है। जिसको आयंस नहीं पता वो केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए बार बार बोला जाता है आयंस को रट लीजिए। रटने का भी वेरियस तरीके हैं इजी वे में। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या है, Mg+2। ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है, ऑक्सीजन -2। अब देख लो ये Mg क्या है, ये मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल जब भी रहता है तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। ये बेसिक्स है, थोड़े थोड़े बातों को अपने दिमाग में ऐड करते चलिए, आपको केमिस्ट्री सारा समझ में आएगा। जब भी एक मेटल मिले एक नॉन मेटल मिले तो दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड, ओके। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनाते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा क्या, Mg2O2, 2 2 कैंसिल, तो आप इसको 2 2 ना लिख के MgO लिखो, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन था। यहाँ पे मैं ऑब्जर्वेशन लिख देता हूँ, हर एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन होता है। अगर आप एक्टिविटी नहीं पढ़ रहे हो ना एनसीईआरटी का, यानी कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा यहाँ पे, जैसे ही हम लोग Mg1 को फ्लेम के अंदर डालेंगे तो वो फ्लेम का कलर क्या होगा, जैसे ये जलेगा, कलर ऑफ फ्लेम विल बी व्हाइट, डैज़लिंग, यानी कि बहुत ही चमकीला व्हाइट रोशनी आपको मिलेगा। सेकेंड बात, कलर ऑफ MgO, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारा बना था उसका कलर क्या होगा। कलर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं एक्टिविटी में, केमिस्ट्री कलर से बहुत क्वेश्चन बनेगा। तो कलर ऑफ MgO की वाइट है, इसको रखना भी कंपेरेटिवली इजी है वाइट कलर का, ओके। तो ये आपका पहला एक्टिविटी कंप्लीट है। प्लीज इसको अच्छे से एनसीईआरटी में पढ़िएगा। कोई भी डाउट होगा तो हम लोग डाउट लेने के लिए ऑलवेज रेडी है, आप बस डाउट को पोस्ट किया करो। सेकेंड एक्सपेरिमेंट का सेकेंड एक्टिविटी पे आते हैं हम लोग, और इसका आंसर आपको लिख देना है अपने लैंग्वेज में, ओके। अगर आपको चेक कराना है तो आप पोस्ट कर देना, हम लोग इसको वहीं पे कर दिया करेंगे। सेकेंड एक्टिविटी, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स का मतलब बताया था कि दाने के फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा। रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अभी डाइल्यूट वाइल्यूट को आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ये जैसे जैसे हम लोग चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगे। ये डाइल्यूट वाइल्यूट आपको आएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में, ओके। अगला ही चैप्टर होगा वो, तो ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल, तो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn प्लस, रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, ओके। अब आपको पता होगा जिंक का वैलेंसी क्या होता है, Zn+2। H2SO4 में कौन कौन से दो आयन्स हैं, H+ एंड SO4-2, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन है और इस वाले पार्ट में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो यहाँ से पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, उसको हम लोग रफ में कर लेते हैं, Zn+2 ब्रैकेट दे देना, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूल आएगा ना, ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है, मॉलिक्यूल में ब्रैकेट दे देना है -2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें Zn2 SO4 2, तो 2 2 कैंसिल, ZnSO4, तो पहला बनेगा ZnSO4 और साथ में जो बच गया ना, अब हाइड्रोजन इज अ गैस, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और गैस ऑलवेज इन मॉलिक्यूलर स्टेट। ये छोटी छोटी बात अगर आपको याद रह जाए तो केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं, ऑलवेज इन मॉलिक्यूलर स्टेट। तो मॉलिक्यूलर स्टेट कैसे बनता है, H2। अगर यहीं पे H रहता तो वो एटॉमिक स्टेट होता, या H2 हो गया, ठीक है।
तो H2 इज अ गैस, यहाँ पे साइड में सिंपल गैस, ठीक है। और आप जानना कि ये एसिड है, ये एक मेटल है, और इसमें साथ में एक और चीज बनता है, इसको इधर कर देगा। ओके, फिर से टेक्निकल टीम का एडवाइस आ रहा है कि इधर दिखेगा नहीं, तो हम लोग इसको छोटा करेंगे ZnSO4 प्लस H2 और साथ ही साथ हीट, ठीक है। हीट का मतलब टेम्परेचर का बढ़ना, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, इसका नाम क्या है, जिंक एंड सल्फेट, ठीक है। ये नाम वाम तो हम लोग देखते रहेंगे ना अभी। तो Zn ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ। इसमें जो गैस निकला है ना, इसमें जो गैस निकला है इसको आप ऐसे उड़ा दिया करो, क्योंकि गैस तो कभी एक जगह रुकता नहीं है, गैस विल ऑलवेज राइज अबव, ओके। तो गैस जब भी बनता हुआ दिखे तो इसको उड़ा दिया करो। इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन क्या दिखा आपको, इस एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन, हीट इज रिलीज्ड, यानी कि हीट निकल रहा है। वो जिस भी बीकर में हमने ये रिएक्शन किया था वो रिएक्शन अब गर्म हो चुका होगा, दैट्स व्हाई हीट इज रिलीज्ड, टेम्परेचर बढ़ चुका है। सेकेंड, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अभी जो हमने रिएक्शन लिखा था Zn plus H2SO4 dilute gives you ZnSO4 plus H2 plus heat। ये जो H2 गैस निकला था ये गैस था, और ये गैस क्या हुआ, रिलीज हो गया। रिलीज का एक और वर्ड क्या है, इवोल्यूशन, ठीक है। किसी बच्चे का भी डाउट था, ये मेरे पास व्हाट्सएप पे आया था, खुशी का डाउट था है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस यही होता है, गैस का निकलना, ओके। ये आप देख लेना। चलो आज के लास्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, जो कि रहेगा, इसे रब कर देते हैं। एक क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट, सीरियसली, now most important question, how would you get to know that whether a chemical reaction has taken place? किसी भी जगह केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसा कि कोई पूछेगा कि आपके टीचर का या फिर मेरा ही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो हम लंबा रहेंगे, थोड़ा पतला, और एक टैटू रहेगा हाथ में, ठीक है, तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो इस केमिकल रिएक्शन का भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। जैसा कि पहला, चेंज इन स्टेट। अब आप लोग 10th में आ गए हो तो सबको पता है स्टेट क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। जैसा एक एग्जांपल लेते हैं वाटर, लेकिन वाटर किस फॉर्म में, आइस, और आइस कैसा होता है, सॉलिड। इसको हम लोग कर रहे हैं हीट। अब गौर से देखना, ये हीट को हम लोग केमिस्ट्री में सिंबल यूज करते हैं, डेल्टा। ये ट्रायंगल नहीं है, ये डेल्टा है, डेल्टा रिप्रेजेंट्स हीट इन केमिस्ट्री। तो अगर आइस को हीट करोगे तो वो क्या बनेगा, अब भी वाटर ही बनेगा, लेकिन ये वाटर क्या रहेगा, लिक्विड, ठीक है। और भी ज्यादा हीट करोगे डेल्टा, अभी भी वाटर ही रहेगा, लेकिन ये वाटर वेपर बन गया होगा, गैस, ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन स्टेट। उसी तरह से क्या मिलेगा,
चेंज इन टेम्परेचर, जो लास्ट रिएक्शन में हमने देखा था अभी, हीट इज रिलीज्ड। उसके बाद लास्ट रिएक्शन में ये भी देखा था, इवोल्यूशन ऑफ गैस। एंड लास्ट ये हो गया चेंजिंग कलर का। जो चेंजिंग कलर का बात हमने किया था मैग्नीशियम वाले एग्जांपल में, चेंजिंग कलर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको क्या किया जाएगा इसके बारे में बोलेगा, गिव सुटेबल एग्जांपल। गिव सुटेबल एग्जांपल टू इलस्ट्रेट, यानी कि इन चार में से किसी का भी एग्जांपल आपसे मांग लेगा या फिर इन चारों का ही मांग लेगा। सो गाइस, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बट आई वुड सजेस्ट दैट आप लोग एनसीईआरटी अप टू डेट होकर रखना। जो जितना बड़ी एनसीईआरटी पढ़ेगा उतना अच्छा नंबर ला सकता है। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आता नहीं है, चाहे आप जितना मर्जी मोटा मोटा साइड बुक उठा लो, यूनिवर्सिटी फिजिक्स पता नहीं क्या क्या आता है। आप एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छा मार्क्स स्कोर करो, ये बेसिक साइंस है, इसके बाद साइंस एडवांस होने वाला है। तो गाइस प्लीज like, share and subscribe Arpit classes. Thank you.